डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज से हम माइंड मैप सीरीज सीईटी 2025 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, डेली हम ये कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर हमारे प्लान में जो है, एक चैप्टर जो है डेली हम लेंगे। अगर चैप्टर बड़ा रहेगा तो हम उसको दो पार्ट में कर लेंगे। ओके, देखिए स्टार्ट करेंगे विद माइंड मैप, साथ में एक और सीरीज हम जो क्वेश्चंस के लिए लेंगे, चाहे तो मर्ज करके एक साथ ले लेंगे, अदरवाइज हम जो है ना, जो माइंड मैप सीरीज है मतलब सिर्फ थ्योरेटिकली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद जो है हम जो उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए एक अलग से सेशन करेंगे। सो डिपेंड्स, अगर चैप्टर छोटा होगा तो एक साथ ले लेंगे, चैप्टर अगर बड़ा रहेगा तो हम जो उसको दो पार्ट में लेंगे। सो इन जनरल मतलब एक चैप्टर को हम एक या दो दिन में कंप्लीट करेंगे। सो ओवरऑल जैसे हमारे जो चैप्टर्स है 12th में आपको पता है कि टोटल 16 चैप्टर्स होते हैं, तो 16 चैप्टर को हो सकता हम जो है एक 5-6 सेशन बढ़ा दे, जो बड़े चैप्टर है उस हिसाब से सोच ले। सो लगभग आप ये सोच ले कि भी 22 या 23 सेशंस हम लेंगे ये पूरे जो है कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह से जो है जो 11 से कुछ चैप्टर्स लेने हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था कि हम जो है किस तरह से जो है 99+ परसेंटाइल हम ला सकते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि यू हैव टू टेक 5 चैप्टर्स एटलीस्ट फ्रॉम द 11। तो 5 से 6 चैप्टर हमने डिस्कस किए थे कि भाई कौन से हमने लेने चाहिए, तो वही हम 5-6 चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसी सीरीज में तो ये समझ ले कि लगभग हमको जो है यहाँ पर 28 सेशंस लग सकते हैं। लगभग एक सेशन कम या ज्यादा, एक दो सेशन हो सकता है। सो लगभग 28 सेशन के आसपास ये हमारी जो है सीरीज चलेगी, जिसमें हम जो है ना ये पूरे सिलेबस को ओके इंक्लूडिंग 11th and 12th हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो 11th के सिलेबस में हम पूरे चैप्टर्स नहीं करेंगे, ओनली फ्यू सिलेक्टेड चैप्टर्स, 5 या 6 चैप्टर जो के बेसिक हो या फिर हम जो 12th में चैप्टर पढ़े उसके लिए कंटिन्यूएशन मिले, ऐसे चैप्टर्स हम करेंगे। ठीक है, तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे ओके, तो आज के इस सेशन में हम जो है ना जो पहला चैप्टर है 12th का ओके रोटेशनल डायनामिक्स, तो इसकी माइंड मैप जो है हम देखेंगे। देखिए माइंड मैप यहाँ पे सिंपली, अब देखो पूरा चैप्टर लेके नहीं चलना है कि जैसे सीईटी में आपको जो क्वेश्चंस करना है उसके लिए सिंपल जहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत है और जो फॉर्मूले हमको लगते हैं, सो यू हैव टू गो फॉर ऑल फॉर्मूलेस। तो फॉर्मूले तो साथ में हम जो लिस्ट करेंगे, लेकिन हम उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है कंसेप्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। इन शॉर्ट बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, आपका टाइम कम से कम लगे। ओके, ऑप्टिमाइज्ड लेवल पे हम जाएंगे, कम टाइम में हम ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ओके, सो रोटेशनल डायनामिक्स में सबसे पहला पार्ट जो है, देखिए देखा जाए तो हमको जो है ना 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, पहले पार्ट में जो है आप देखेंगे कि हमको जो है जैसे सर्कुलर मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट सर्कुलर मोशन में ही जो है जैसे वीसीएम वगैरह रहेगा। ठीक है, और उसके बाद का जो पार्ट रहेगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेन अगर सोचा जाए तो हम दो पार्ट ही कंसीडर कर लें, एक सर्कुलर मोशन, उसके अंदर आप जो है ना बेसिक भी ले लेंगे, उसके बाद जो एप्लीकेशंस है ओके जैसे बैंकिंग ऑफ रोड है या मैक्सिमम सेव स्पीड हॉरिजॉन्टल रोड पे, बैंक रोड पे, इसके बाद कोनिकल पेंडुलम एक एप्लीकेशन, तो ये सारे, और वीसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन सबको अगर एक पार्ट कंसीडर कर लें तो सेकेंड पार्ट हम पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से दो बड़े पोर्शन है, ये समझ के चल रहे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में सबसे जो बेसिक फॉर्मूलेस ओके वो होते हैं, तो वो आपको जो है याद रहना जरूरी है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन इज ए पीरियडिक मोशन। ओके, एक कंटिन्यूअसली समझो क्या होगा, एक फिक्स पीरियड के बाद रिपीट करती है। जनरली हम जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इन जनरल हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही बात करते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो हम मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर सिंपली सर्कुलर मोशन बोला तो क्या रहेगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए सर्कुलर मोशन में आपको जो 4-5 रिलेशन है वो याद रखना है। कौन से रिलेशन, जो पैरामीटर हम लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में यूज करते हैं वही पैरामीटर
हम अगर सर्कुलर मोशन में देखें तो उनके बीच में रिलेशन क्या बनता है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन ओके लीनियर एंड सर्कुलर वेरिएबल्स जो रहेंगे ओके जो काइनेमेटिक्स में यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम अगर ले लेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, वी आर राइटिंग आर थीटा ओके, आर थीटा। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपको पता है, ठीक है। तो हम आप इसको जो है थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसके बाद दूसरा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसी तरह से तीसरा जो है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ पे देखो ये तीन फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिखा, दिस साइड वी आर हैविंग लीनियर वेरिएबल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे लीनियर सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए ये जो साथ में लिखा है, जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो r है। अब इसके साथ में देखो जैसे ये जो सर्कुलर मोशन, ये यूसीएम, हम क्या बोल रहे हैं जनरली ये यूसीएम होती है, तो यूसीएम इज ए पीरियोडिक मोशन ओके। ये कैसी होती है, ये पीरियोडिक मोशन, या सिंपली अगर मैंने जैसे बोला कि सर्कुलर मोशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये जो है आपको यूज करना, ठीक है। अच्छा इसको अगर हमने ऐसे लिखा ओके, सिंस t इज इक्वल टू ओके और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f, या हम ऐसे n भी लिखते हैं बहुत सारा, तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हमने 1/t लिख दिया तो 1/t हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ओके, f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आप ये दोनों रिलेशन ओके, ये टाइम पीरियड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये रिलेशन, सो दिस इज द बेसिक थिंग फ्रॉम द सर्कुलर मोशन जो आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, तो सर्कुलर मोशन में जो है एक नया एक्सेलरेशन भी मिलता है ओके। इन जनरल जो एक्सेलरेशन ओके स्पीड बढ़ाने की वजह से होगा ओके, या जिस एक्सेलरेशन से मैग्नीट्यूड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सो अगर मैग्नीट्यूड बढ़े ओके, यहां पे मैं लिखता हूं ओके, वी आर हैविंग फर्स्ट वन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये a सफिक्स t कर दो, तो ये जो हमने a इज इक्वल टू आर अल्फा लिखा, दिस इज एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज आर अल्फा। लेकिन इसके साथ में एक और एक्सेलरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ओके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओके, एक्सेलरेशन। इसी का और एक नाम है रेडियल एक्सेलरेशन ओके, रेडियल एक्सेलरेशन ओके, रेडियल एक्सेलरेशन ओके ओके। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम जो है AC या ACP लिख सकते हैं, या रेडियल एक्सेलरेशन हम AR, तो ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पे ये जो AC है इसका फॉर्मूला बन जाता है AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R ओके, V स्क्वायर अपॉन R। अगर V को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे हम R ओमेगा, तो ये हो जाता है R ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए ये जो है ना मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का ओके, जो चेंज होगा ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को चेंज करता है ये एक्सेलरेशन, और ये ओके डायरेक्शन को चेंज करता है, चेंज द डायरेक्शन, और ये जो है चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओके, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां पे लगता है। अगर यूसीएम है तो यूसीएम में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो ध्यान रखिए कि इन यूसीएम ओके ए टेंजेंशियल विल बी
जीरो। अगर नॉन यूसीएम है तो फिर ये जो ए टेंजेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड भी बदलते जाती है। ठीक है, तो ये हमने जो है ना जैसे बेसिक जो है पढ़ रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़े आप, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल आपको फोर्स भी आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, एफसीपी, ओके, ऐसी फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है। चलिए हम जस्ट चेक करते हैं विजिबिलिटी, यस हाँ वहां तक नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके आगे नहीं जाएंगे। ओके, तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज सिंपली m इंटू ए। तो यहाँ पे आप लगा दे कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये जो है ना कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ ओके रेडियस वेक्टर होती है, दिस इज वी आर हैविंग आर बार। ओके, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो यहाँ पे अगर हमने ऐसे लिख दिया एफ सी पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके, या इसी को ऐसे लिख दिया एफ सी पी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर, चलो ऐसा लिखता हूं। तो ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया इसको, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ये आर बार, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, सो देख ले, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर एक्ट हो रही है और रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना जरूरी होता है। सो दिस इज वी आर हैविंग सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से जो है एक और फोर्स होती है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चले आप इसको कॉपी करें, हम आगे चलेंगे। ठीक है, कॉपी कर लिया, चलो हम इधर का रब करते हैं। ठीक है, इसको हम रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो फोर्स आती है एक और आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो आप इसको एफसीएफ बोलते हैं। तो ये जो है टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, दिस इज एक्टिंग ओके टुवर्ड्स द सेंटर, यहां लिखता हूं मैं ऐसे शॉर्ट में, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं हम, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि भी सेंटर से दूर जा रही, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर बार, और यही डायरेक्शन जो है ये एफ सी एफ की भी है। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है हमने पढ़ रखा है, इट्स हैविंग द मैग्नीट्यूड सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे एफ सी एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो हियर यू कैन राइट एफ सी एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन नहीं आएगी। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, और ये जो है रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में ही होती है, सो ये डायरेक्टली एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। ओके, तो ये जो है हमने एकदम स्टार्ट में जो आपको होता है बेसिक वो देख लिया। अब जो है ना सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपने क्या पढ़ा कि भाई एक जो है व्हीकल जो है हॉरिजॉन्टल रोड पे जो है टर्न ले रही है। ओके, टर्न ले रही मतलब इट इज डूइंग सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहला एग्जांपल, ओके, चलिए उसके उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो देखेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ये रब कर देंगे। सो अब देखिए एप्लीकेशंस पे हम जा रहे हैं। राइट दैट नाउ, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें सबसे पहला, ओके, फर्स्ट वन, कार टेकिंग टर्न। ओके, कार ले लीजिए या कोई व्हीकल ले लीजिए, ठीक है। ओके, कार टेकिंग टर्न, चलो मैं जनरलाइज लिखता हूं, व्हीकल ओके टेकिंग टर्न ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड,
हॉरिजेंटल रोड, जैसे आपने ऐसे देखा होगा, ये ऐसे जो है रोड यहाँ पे ये इस तरह से आप बताया होगा, ये ऐसे जो है टर्न ले रहे, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं, ठीक है, आप जो है वो फिगर जो है देख सकते हैं आप, ओके, जिसमें समझो ऐसे ऐसे रोड बताया रहा, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे गाड़ी रहेगी, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे बताएगा, ठीक। सो ये जो है ना ऐसे टर्न ले रही, सपोज तो टर्न ले रही तो सर्कुलर मोशन करेगी, ओके। तो इन दिस केस ओके, ये जो है नीचे mg रहेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ठीक है, और सर्कुलर सॉरी वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी, ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। तो ये केस में ओके, मैक्सिमम सेफ स्पीड v max इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था सिंपली म्यू s इंटू आर जी, ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम सेफ स्पीड, यहाँ पे आप क्या करें, मैक्सिमम ये सेफ स्पीड का फॉर्मूला किस पर, हॉरिजॉन्टल रोड जो जिसमें फ्रिक्शन मिलेगा, ओके, रफ सरफेस, ओके, रफ रोड रहेगी। इसी तरह से अगर हमने दूसरे एप्लीकेशन की बात की, तो हमने जो है ना सपोज ये वेल ऑफ डेथ, ये इस तरह से चक्कर लगे, गाड़ी जो है घूम रही है, व्हाट वी आर हैविंग, वेल ऑफ डेथ। तो ये वाला केस दोनों भी इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो चक्कर लग रहा है वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पे सरफेस भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन यहाँ पे सरफेस कैसी है, वर्टिकल, ऐसे घूम रहा है, ओके। ये वॉल, ये जो है ना जो है जो वेल है, ओके, वेल ऑफ डेथ, उसके वॉल से, ठीक है, उस पे ऐसे घूम रहा है। सो इट इज स्टिल इट इज हैविंग व्हाट्स हॉरिजॉन्टल, व्हाट यू कैन से दैट सर्कुलर मोशन, but here okay surface is vertical, here surface is also horizontal, दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, simply this v max is equal to under root this rg divide by mu, okay, चलो यहाँ म्यू सिंपली म्यू लिख देंगे, ठीक है, म्यू क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये आप दोनों में क्लियर जो है डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या, यहाँ पे सरफेस भी हॉरिजॉन्टल है और सर्कुलर मोशन भी हॉरिजॉन्टल ही है, और यहाँ पे क्या है, सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल है बट द सरफेस इज वर्टिकल, ये आपको क्लियर होना, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। एक और एप्लीकेशन आपने अब जो इससे रिलेटेड जैसा जो है कि बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड है, तो अगर रोड बैंक की गई है, ओके, रोड अगर बैंक्ड है, सो इन दैट सिचुएशन, ये तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए देखा था, हॉरिजॉन्टल रोड के लिए। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है बैंक्ड रोड, ओके, बैंक्ड रोड, ओके, व्हीकल इज टेकिंग टर्न ऑन बैंक्ड रोड, तो इसमें क्या होता है, दिस वी मैक्स सेफ स्पीड, फिर से वी मैक्स सेफ, दैट इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू, यू विल गेट अंडर रूट tan theta rg, so mu is replaced by tan theta, okay, mu is replaced by tan theta, okay, आ रहा है स्क्रीन में, ठीक है। सो यहाँ पे फर्क देखो, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है फ्रिक्शन वाली तो यहाँ म्यू आता है, और अगर बैंक रोड है तो यहाँ पे tan थीटा आता है। तो अब ये जो है ना, जो बैंक रोड है, यहाँ ये फ्रिक्शन लेस सरफेस मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन का डिस्कशन नहीं किया। अगर उसने सिंपली बैंक रोड बोला तो हम जो है ना क्या करेंगे, tan थीटा आरजी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू, ये यहाँ पे ये tan थीटा इज इक्वल टू ये v स्क्वायर बाय आर जी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, या यहाँ पे बैंकिंग एंगल भी पूछ सकता है। ये जो थीटा है दिस इज द बैंकिंग एंगल, ठीक है, ये आप जानते ही है। सो थीटा क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चले अब इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया, हमने जो है हॉरिजॉन्टल रोड भी देख लिया जिसमें फ्रिक्शन है, और यहाँ पे हमने सिर्फ बैंकिंग ऑफ रोड की बात। अब अगर ये दोनों मिक्स हो जाए, ये दोनों कंबाइंड हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन, चले आप पॉज करके पहले कॉपी कर लो, ओके, चलिए आपने कर लिया कॉपी, चलो हम आगे बढ़ते हैं, बैंक रोड के लिए हम चेक कर लेंगे, ओके, चलो चलिए, सो आगे बढ़े हम। Now, road is banked as well as it is having the friction. दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स है, बैंक्ड भी है रोड और फ्रिक्शन वाली भी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन।
अभी ऐसा लिखा नहीं रहेगा, ओके, आपको समझना है। तो आपने जो बड़ा फॉर्मूला पढ़ रखा है ना वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, दो हमने यहाँ पे स्पीड पढ़े हैं, ठीक है ना, एक मैक्सिमम है और एक मिनिमम है। तो यहाँ पे V max, पहले V max का फॉर्मूला देखिए, V max से तो ये ऐसा बड़ा हमने ये RG, ओके, इनटू अब यहाँ पे लिखा था tan थीटा प्लस ये म्यू एस, ये इस तरह से डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू म्यू, चलो ये सॉरी हम सिंपली म्यू लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला आपने पढ़ा। अब देखो ये मैक्सिमम के लिए था, साथ में आपने मिनिमम के लिए भी पढ़ा है। तो यहाँ पे ये मिनिमम के लिए फिर से ऐसी रहेगा, ये आर जी और ये यहाँ पे tan थीटा माइनस म्यू हो जाता है और डिवाइड बाय ये 1 प्लस tan थीटा इंटू म्यू। अब ये जो फॉर्मूला है मिनिमम स्पीड के लिए, ये मैक्सिमम स्पीड के लिए। अब इसमें कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस कहाँ लिखे। देखो बड़ी वैल्यू कब आती है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और सॉरी न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, ओके। तो देखो यहाँ पे ये जो प्लस होके क्या हो रहा है, दोनों भी ऐड होके न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, ओके। तो यहाँ पे ये आप न्यूमरेटर, आप इसको समझे, दिस इज वी आर हैविंग न्यूमरेटर और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है कि ये वैल्यू बढ़ती है। आप ये जस्ट ट्रिक के जैसे याद रख ले कि भाई ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो वैल्यू बढ़ के आएगी। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब न्यूमरेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर कम हो। मिनिमम कब आएगा, जब न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर ज्यादा हो। तो देख लो यहाँ पे न्यूमरेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग एंड डिनोमिनेटर, ओके, ये जो है बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है। आप ये देख लिया, यहाँ पे आप समझ ले इसको, ठीक है। तो ये जो है ये आप समझ ले, ओके। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, भाई ऐड करने से वैल्यू बढ़ती है और सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू कम होती है। तो मैक्सिमम आने के लिए न्यूमरेटर बढ़ के होना, डिनोमिनेटर कम होना। तो ये सिंपली आप जो है मिनिमम होने के लिए क्या है, न्यूमरेटर कम होना, डिनोमिनेटर ज्यादा होना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ये दो फॉर्मूले, ओके, यहाँ पे हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा और हॉरिजॉन्टल रोड के लिए क्या पढ़ा था, म्यू इंटू आर जी। ये दोनों फॉर्मूले आप इसी से मैक्सिमम से स्पीड की बात कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। अगर हमने हॉरिजॉन्टल रोड ली, हॉरिजॉन्टल रोड, ओके, हॉरिजॉन्टल रोड ले लिया, तो हॉरिजॉन्टल रोड में क्या होगा कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो होगी, थीटा की वैल्यू जीरो, तो tan थीटा भी जीरो हो जाएगा, tan थीटा जीरो रख दो यहाँ पे, ओके, थीटा जीरो, so therefore tan theta is also zero. So you will get this V max is equal to under root mu rg, ये मिल जाएगा आपका, रख दो, ये जीरो हो गया तो म्यू इंटू आर जी, ये जीरो हो गया, जीरो इंटू म्यू जीरो हो जाएगा, नीचे वन, सो म्यू आर जी बाय वन, म्यू आर जी हो जाता। इसी तरह से एक और फॉर्मूला, अगर हमने ओके बैंक्ड रोड ले लिया, बैंक्ड रोड, ओके, नो फ्रिक्शन, ओके, नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि भैया म्यू की वैल्यू जीरो, म्यू अगर जीरो रख दिया यहाँ पे तो ऊपर बच जाएगा, ओके, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ये tan थीटा इंटू आर जी, tan थीटा इंटू आर जी, जीरो, जीरो इंटू tan थीटा फिर से जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे वन। सो ये फॉर्मूला वापस देखो ये आ गया। सो मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला आप इसी से वर्कआउट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिससे दोनों आएंगे, आप समझ के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बट एनीवे आप डायरेक्टली फ्रिक्शन है तो म्यू आएगा और बैंकिंग है तो tan थीटा आएगा। तो फॉर्मूला सिर्फ हॉरिजॉन्टल रोड है तो अंडर रूट म्यू इंटू आर जी, और अगर बैंक रोड है, ओके, फ्रिक्शन मेंशन नहीं किया तो सिंपली अंडर रूट tan थीटा आर जी, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया कि भाई जो गाड़ियों के टर्न के हिसाब से हम देख रहे थे, ओके। अब एक और एप्लीकेशन है आपको, दैट इज वी आर हैविंग कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। सो कोनिकल पेंडुलम वाला, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन, ओके, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में कुछ भी ज्यादा नहीं, एक ही फॉर्मूला अगर आप याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ वन, कोनिकल पेंडुलम, ओके, कोनिकल पेंडुलम।
तो इसमें हमने देखा है कि भाई ये जो है ना ये इस तरह से ये जो है ये सॉरी ऐसा बना दे आप ये एग्जैक्टली ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ठीक, यहाँ पे ये जो है इस तरह से ये एंगल थीटा होता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा, ओके, एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला है, बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज द एल? एल इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये जो है ना दिस इज वी आर हैविंग द एल। ठीक है, बस ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला जो हमने अभी जो है बैंकिंग ऑफ रोड में यूज किया था, तो ये जो है आपको टाइम पीरियड, दिस इज वी आर हैविंग टाइम पीरियड tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जो बैंकिंग ऑफ रोड में है उसी तरह का। तो हो सकता इस फॉर्मूले से वो जो है ना ये स्पीड वगैरह दे दे और आपको ये एंगल के बारे में पूछ ले, या एंगल दे दे ये वी के बारे में पूछ ले, या एंगल और वी भी दे दे, या आर उसका रेडियस कितना होगा ये पूछ ले। तो आपको ये दो फॉर्मूले जो है कोनिकल पेंडुलम से याद रखने चाहिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चले हम आगे बढ़ते हैं, आप कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज वी आर हैविंग वीसीएम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, या नॉन यूसीएम। ओके, नॉन यूसीएम। तो नॉन यूसीएम के लिए एग्जांपल दे रखा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखिए इसमें ये जो है ना इस तरह के, ओके, ये आप लगभग सर्कुलर है समझ ले। तो ये आप पॉइंट्स दे दे, दिस इज वी आर हैविंग सपोज ए बी और ये सी डी, जनरली ये इस तरह से देंगे, हम कोई भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है ना समझ लिया आपने एक डोरी लिया ऐसे लटके हुए, अब ऐसे घुमा रहे हैं, सो दैट इज वी आर हैविंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, समझे आप इसको। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक ये जो है ना आप इसको जो है ये दिस इज द रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने इस तरह से ये डोरी के साथ में यहाँ पे एक ऐसा ले लिया, सपोज एक स्टोन लगा दिया, ठीक है, स्टोन बांधा और ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट, तो यहां से यहां तक, ओके, लेट दिस इज द रेडियस, दिस एंगल इज थीटा सपोज। तो हमें जो है ना एक कॉमन जो है एक्सप्रेशन या फॉर्मूला टेंशन के लिए आना चाहिए, जो यहां से ये लग रहा है अवे फ्रॉम दिस वन, ये जो टेंशन T है, ओके, किसी भी पॉइंट पे, फिर हम क्या कर सकते हैं उसको स्पेशल पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो टेंशन आएगा, ठीक है, टेंशन एट एनी पॉइंट यू कैन टेक, ओके, सो टेंशन एट पॉइंट P, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेंशन एट पॉइंट P इज इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा आपका mv स्क्वायर अपॉन r प्लस, अब देखो यहाँ पे जो टर्म ऐड हो रहा है वहां पे एंगल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल आएगा। ओके, तो ये जो एंगल रहेगा देखो यहां से यहां तक, तो ये नीचे की तरफ mg, तो ये वाली डायरेक्शन में क्या होगा mg cos थीटा, ओके, mg cos थीटा। देखो यहाँ पे ये ऐसे, ये नीचे की तरफ mg होता है, तो आप ये एक डायरेक्शन में लेंगे, सो दिस विल बी, दिस इज द थीटा ओनली, सो दिस विल बिकम mg cos थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, ये आप पढ़ रखे हैं, सिंपली जस्ट हम जो है रिवाइज करने के हिसाब से बोल रहा हूं। तो दिस इज वी आर हैविंग जनरल फार्मूला, ये क्या है आपका एक जनरल फार्मूला है। ओके, एक जनरल फार्मूला। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, बी पे कितना टेंशन आएगा, सी या डी पे कितना आएगा, ए पे कितना आएगा, ठीक है, ये आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने बोला एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे कितना होगा, तो बी के ऊपर देखो एंगल कितना होगा, यहीं से स्टार्ट हो रहा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, बस थीटा की वैल्यू 0 रख दो, टेंशन एट पॉइंट बी विल बी mv स्क्वायर अपॉन r प्लस ये mg, ओके, यहाँ पे cos 0 विल बी 1 हो जाएगा, तो सिंपली mg, तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह अगर हमने एट पॉइंट, ओके, c और d, ओके, C और D दोनों के लिए भी ऐसा भी जाएंगे, या ऐसा तो 90 हो जाएगा, या ऐसा देखेंगे तो भी यहां से यहां तक ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो ले लेंगे, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, सो cos थीटा या cos 90 विल बी सिंपली 0। अब यहां रखते हैं इस फॉर्मूले में, सो TC इज इक्वल टू TD
दैट विल बी इक्वल टू ये mv स्क्वायर अपॉन r प्लस cos 90 0 0 इंटू mg 0, तो सिंपली इतना ही आ जाएगा। तो आपने टेंशन एट पॉइंट बी भी समझ लिया, सी और डी पर भी समझ गए। अब आगे देखते हैं, ओके ये भी रब कर देते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखिए नेक्स्ट, हमने जो है ये ए पे देखना बाकी है, ठीक है। सो टेंशन एट ए, सो टेंशन एट ए, थर्ड वन वी आर हैविंग एट पॉइंट ए। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, देखो ऐसा बढ़ते बढ़ते ये 90, ओके ऐसे 90 और ये कितना हो जाएगा टोटल 180 हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 180, सो देयरफॉर दिस cos 180 डिग्री यू नो दैट इज -1। अब आप रख लो यहाँ पे, सो टेंशन एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू, ओके mv स्क्वायर अपॉन r तो रहेगा, डिवाइड बाय r माइनस mg, ओके इस cos थीटा की जगह -1, सो माइनस mg हो जाएगा। सो दिस इज वी आर हैविंग द फार्मूला फॉर, ओके टेंशन एट पॉइंट ए। तो सिंपल देखिए आप कि ये जो बी पॉइंट है इस पे सबसे ज्यादा है mv स्क्वायर, ये कॉमन टर्म प्लस mg, ओके क्या हो रहा है प्लस mg हो रहा है, ये देखो प्लस mg। और ये जो मिड वाले पॉइंट है सीओडी, यहाँ पे सिंपली mv स्क्वायर अपॉन r, वहां पे mg टर्म ही नहीं है, वो 0 हो रहा है। और अगर हम ए पॉइंट पे देखेंगे तो mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, और कितना हो जा रहा है वो माइनस mg हो जा रहा है। तो ये आप क्लैरिटी रखें। यहाँ पे एक चीज और पूछा जा सकता है, आप याद रख लो कि देखो सबसे कम टेंशन कहाँ रहा, तो लोवेस्ट टेंशन एट पॉइंट, लोवेस्ट टेंशन ओके एट पॉइंट ए, और हाईएस्ट टेंशन एट पॉइंट बी, सबसे कम यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना। एक चीज और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ कि ये जो टेंशन का डिफरेंस कितना होगा ए और बी में, ओके सॉरी बी और ए में, या बी और सी में, या सी और डी में। तो देखो ये जो हाईएस्ट और लोवेस्ट है इनमें डिफरेंस आता है, ओके यहाँ लिखता हूं मैं टीबी माइनस टीए इज इक्वल टू होता है 6 mg, ओके कितना होता है 6 mg। m क्या रहेगा मास ऑफ दिस, ओके ऑब्जेक्ट, ओके बॉडी, ये जो भी रहेगी स्टोन जो बोल रहे हैं। इसी तरह अगर हमने बोला टीबी माइनस ओके टीसी, या टीबी माइनस ओके टीडी, तो ये होता है 3 mg। तो आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं या फिर इनका भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह ऐसा भी लिख सकते हैं हम, TC माइनस TA इज इक्वल टू TD माइनस TA इज इक्वल टू 3 mg। तो ये हाईएस्ट से लोवेस्ट में 6 mg, और अगर ये यहां से यहां देख रही है, यहां से यहां देख रहे हैं तो 3 mg, ये आप याद रखें, डायरेक्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। चलो आप कॉपी कर लो, एक ही पॉइंट बचा है, ओके वो भी बता देते हैं। तो सर्कुलर मोशन ये जो पहला पार्ट है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो कॉपी कर लिया, मैं अब ये जो है ना इधर का ही रब करता हूं, ठीक है, ये रहने देंगे, ठीक है ओके। चलो अब देखिए यहां पे ये रब कर देंगे हम। अब बात आती है स्पीड की, कि ये जो पॉइंट्स है ना इस पे स्पीड कितनी होगी, ओके इस पॉइंट इन पर जो है स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे जो है ये पूछ लेता है कि भाई ए पे स्पीड कितनी होगी, सी या डी पे कितनी होगी, बी पे कितनी होगी। तो यहाँ पे अब जो स्पीड के लिए फॉर्मूला है, स्पीड एट एनी पॉइंट, ओके स्पीड एट एनी पॉइंट। अब ये फॉर्मूला याद नहीं भी रखे तो चलेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली जो यूज होने वाला है वो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पीड एट एनी पॉइंट, अगर हम ये पी पॉइंट पे बात करें तो वीपी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 ओके आर जी, ओके यू विल हैव दिस सॉरी वीपी इज इक्वल टू आर जी इंटू 3 प्लस 2 कॉस थीटा, ओके 3 प्लस 2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखे या ना रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपने ये 3 ही पॉइंट पूछता हो तो उसका डायरेक्टली याद रखना है। तो ये जो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, जहां पे टेंशन सबसे ज्यादा,
तो VB इज इक्वल टू ये आ जाता है √5RG। कैसे आएगा? थीटा की वैल्यू 0 रखो, आ जाएगा। इसी तरह सेकंड VC इज इक्वल टू VD, दैट विल बी इक्वल टू 3RG, √3RG। और थर्ड वन आप याद रखो VA इज इक्वल टू √सिंपली RG। अब देखो फर्क क्या आ रहा है, सबसे ऊपर √RG, ये बीच में √3RG, सबसे नीचे √5RG। तो ये जो स्पीड है, ओके, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, ओके, किसी भी कंडीशन के लिए। लेकिन ये जो है डायरेक्टली ये 3 पॉइंट ही ज्यादातर पूछता है, उसके हिसाब से ये याद रख लेना। लेकिन किस कंडीशन में है, अगर ये ऑब्जेक्ट को ये VCM पूरा कंप्लीट करना है तो उसकी स्पीड कम से कम √5RG होनी चाहिए B पॉइंट पर। अगर हम C या D की पॉइंट की बात करें तो कम से कम √3RG होना चाहिए। अगर हम A की बात करें तो कम से कम √RG होना चाहिए, ओके। अगर इनसे कम हो गए तो फिर ये VCM कंप्लीट नहीं करेगा, ओके, VCM कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। सो देखिए ये जो है हमारा जो पार्ट 1, ओके, तो इसमें हमने जो है पूरा ये जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ओके, दैट इज वी आर हैविंग, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए पॉज करके आप कॉपी कर लो। ओके, सो इफ यू हैव कॉपीड सो विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ओके, हम इसको अब रब कर देते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट वी आर हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले हम सिंपली एक पॉइंट मास की वजह से, ओके, तो यह हेडिंग लगा दो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले पॉइंट मास की वजह से, ओके, so that is having the mass m, so moment of inertia will be I is equal to m into r square। suppose ये एक्सिस है, along this axis और इस एक्सिस से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मास m है, तो इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो m into r square आएगा। अब देखिए ये तो पॉइंट मासेस की वजह से आप जितने भी रहेंगे सबका सम करते चलेंगे, ये मास m1 है, अगर और एक रहेगा तो और ऐड करोगे आप। लेकिन इसके साथ जो मेन जो एम्फेसिस है क्वेश्चंस पे, वो जो है ना कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए, यहाँ पे ये हमने पॉइंट मास के लिए देख लिया। किसके लिए देख लिया? दिस इज फॉर पॉइंट मास। लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस बॉडी में रिंग ले लिया, तो रिंग के लिए, ओके, ये सपोज हमने ऐसे रिंग ले लिया, तो ये जो इसका एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो रिंग के लिए हो जाएगा I इज इक्वल टू, अगर इसका मास m है सो दैट विल बी m इंटू r स्क्वायर, ये उसका रेडियस है, सो mr स्क्वायर। तो इस तरह से आपको जो है ना ये जो दूसरे भी और रहेंगे, डिस्क है, तो डिस्क के लिए I हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। तो ये जो है मेन एक्सिस के थ्रू जो सॉरी जो सेंटर से पास होता है एक्सिस, तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले ले, रिंग ले ले आप, इसके बाद डिस्क ले ले आप, हॉलो स्फीयर ले ले, ओके, इसी तरह से आप जो है सॉलिड स्फीयर ले ले। अब यहाँ पे मैं कुछ 2-3 लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे 1-2 लिख दिया, ओके। अब ये नेक्स्ट एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर अभी भी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसके एक्सिस के थ्रू बोल रहे हैं, अलोंग दिस एक्सिस, ये एक्सिस, ये सॉलिड स्फीयर है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग कितना होगा, सो दिस विल बी I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, वेयर मास m एंड रेडियस इज द r। इसी तरह से अगर हमने हॉलो स्फीयर ले लिया, हॉलो स्फीयर, तो यहाँ पे ओके, फिर से अगर हॉलो रहेगा ये, तो ये हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और सॉलिड के लिए कम होता है। यहाँ पे रिंग और डिस्क है। अब देखो अगर ये जो रिंग है इट इज लाइक हॉलो सिलेंडर, अगर हॉलो सिलेंडर लेगा, ओके, हम अगर हॉलो सिलेंडर लेंगे तो उसके लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आएगा। और ये डिस्क जो है ना ये सॉलिड सिलेंडर की तरह होगी, ओके, सॉलिड सिलेंडर। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर को ऐसे हमने कंप्रेस कर दिया तो एक रिंग के फॉर्म में आ जाएगा, अगर हमने सॉलिड सिलेंडर को कंप्रेस किया तो डिस्क के फॉर्म में आ जाएगा, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है।
तो ऐसे आप चाहे तो इस तरह से एक और ले सकते कि ये रॉड ले लिया हमने, ओके, रॉड ये सेंटर से हम ले रहे हैं अलोंग दिस एक्सिस, ये रॉड ले लिया, इसकी लेंथ ले ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml²/12। तो ये जो है ना आपको जो कुछ बेसिक्स, ओके, सेंटर से जो पास होंगे, ओके, एक्सिस, सेंटर से जो एक्सिस पास होगा उसके अलोंग कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ये पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन बनते हैं रिंग से रिलेटेड, आपको डिस्क के रिलेटेड या फिर स्फीयर से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक्सिस अलग जगह पे दे सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एकदम सेंटर, ये रिंग के सेंटर से बोला, तो वो जो है ना आपको, मैं ये दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं, देखो ये ऐसे बोल सकता है कि भाई ये डायमीटर, ये ऐसा एक्सिस है, ओके, रिंग डायमीटर ऐसा एक्सिस है, अब ऐसे घूम रहा है, या ऐसे भी हो सकता है कि भाई ये यहाँ पे ये वाला एक्सिस ले लो, एक और कलर से बता दो, टेंजेंशियल, ये जो है ना ये इस तरह से, तो ये अलोंग डायमीटर, ये टेंजेंशियल। जब ऐसे केस रहेंगे तो अब इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए दो थ्योरम डिस्कस किए हैं, चलिए आप इसको देख लिए, पहले कॉपी कर लिया, चलो अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ये रब कर देंगे हम, चलिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो आएगा दैट इज वी आर हैविंग, ओके, एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। तो फर्स्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये क्या होता है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एनी पॉइंट, ओके, जो भी एक्सिस ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, ओके, एक्चुअली जो एक्सिस होता है, ठीक है, प्लस ये एम एच स्क्वायर, तो यहाँ पे हम आर भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये क्या है, ओके। अब देखिए अगर हमको ये इस तरह से, अब ये हो सकता रिंग हो, डिस्क हो या फिर स्फीयर हो, तो ये जो है ना अलोंग द एक्सिस है सपोज, और उसने बोला कि भाई ये टेंजेंशियल, ये बताओ हमको, ये एक्सिस के थ्रू नहीं होना, इसके थ्रू होना है, दिस इज द एक्सिस, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को h बोला जाता है, ये फॉर्मूले में जो है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सो दिस I इज इक्वल टू ये IC प्लस ये इसका मास जो है m और ये h स्क्वायर, तो IC कितना होता है, तो IC हमें पता है, ये रिंग बोला है, तो रिंग के लिए क्या होता है, तो mr स्क्वायर प्लस, तो ये रेडियस के बराबर ही हो रहा है, तो सिंस दिस विल बी mr स्क्वायर, ओके, सिंस h is equal to r only, so what we have got 2mr स्क्वायर। तो ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो इस तरह से वो डायमेट्रिकली भी पूछ सकता है, ठीक है, या किसी भी और तरफ से पूछ सकता है, तो चाहे रिंग हो, चाहे डिस्क हो या फिर स्फीयर हो। तो इस तरह से हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, चले ये भी रब करता हूं मैं, दूसरा जो थ्योरम है, दूसरा थ्योरम कौन सा है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। So we are having this perpendicular axis theorem, ओके। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो है ना इस तरह से रहेगा, तो ये हमने x और y ले लिया और ये z, तो याद रखो इसमें ये जो थ्योरम कहता है दिस इज iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। तो ये जो हम दो एक्सिस ले रहे हैं x और y, x एंड y आर इन द सेम प्लेन, और इस पे परपेंडिकुलर होता है z एक्सिस। ये दोनों परपेंडिकुलर रहना ऐसे जरूरी नहीं, ओके, लेकिन x और y सेम प्लेन में होना चाहिए, ये बात आप अच्छे से याद रखें, तभी ये यूज होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेम एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं, ओके, रिंग का एग्जांपल फिर से लेते हैं। भाई आपने ये रिंग ड्रॉ कर दी, ये इसमें से जो अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। अब आपसे पूछा कि भाई ये जो है डायमीटर के अलोंग दिस व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो इस केस में अब देखो ये रिंग जो है ना, आप रिंग ऐसे बता दिए, ये रिंग, ठीक है, तो ये जो है ना अलोंग द सेंटर, ये अगर मैं बता दूं दिस इज वी आर हैविंग द रिंग, तो अलोंग द सेंटर ये हो रहा है, लेकिन उसने क्या पूछा है, ये डायमीटर के थ्रू बोला है, ऐसे 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 कोई भी डायमीटर, आप ये डायमीटर कौन सा भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। सो ये जो है ना डायमीटर के अलोंग लेना है। तो
तो ये डायमीटर के अलोंग आप जो भी ले लें एक्स और वाई आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो है ना डायमीटर के अलोंग, ये भी डायमीटर, ये आईडी, ये आईडी, तो आप क्या लिखेंगे, ओके अब ये इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ये वाला, तो आई जेड इज इक्वल टू ये वाला क्या हो जाएगा आपको, आई डी प्लस आई डी। आई जेड ये तो सेंटर से हो रहा है, सो दिस इज नथिंग बट आई सी इज इक्वल टू 2ID। तो आई सी कितना होता है अलोंग द सेंटर, ये रिंग है समझ लो फिर से रिंग से, दिस इज रिंग, तो रिंग के सेंटर से कितना होता पड़ा हमने, सो एम आर स्क्वायर होता है। सो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2ID इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। So therefore you will get along the diameter this is with mr square by 2। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रिंग के लिए करना, डिस्क के लिए करना, हॉलो और सॉलिड सिलेंडर के सॉरी स्फीयर के लिए करना। तो ये जो है होगा आपका ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पोर्शन। अब देखिए इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड अगर चले जाएंगे तो इसके आगे आपको नेक्स्ट आता है एंगुलर मोमेंटम। ओके सो एंगुलर मोमेंटम से पहले हम जो है ना काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला देख लेते हैं रोटेशनल मोशन में। चले आप पॉज करके कॉपी करो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है। चले आपने कॉपी कर लिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको यूज करना है, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम कि भाई जो है रोटेशनल मोशन की रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो हाफ, ओके हमने ट्रांसलेटरी में क्या पढ़ा, हाफ mv स्क्वायर, तो वहां मास की जगह यहाँ क्या आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट, ये हो गया फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला ये आप यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ में एंगुलर मोमेंटम, ओके ये काइनेटिक एनर्जी देख ली, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहां पे आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल बॉडी, एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब यहाँ पे चले, ये जो है हम एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये फॉर्मूला सॉरी एक आपको जो है ना थ्योरम है, तो उसके थ्रू आप कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, सिंपली ये यूज होने वाला है। अब इसमें सिंपली जो फॉर्मूला या जो यूज होने वाला वही डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम जो है कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो है ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो उसमें क्या होता है अभी, अगर टॉर्क नेट अप्लाइड जो हो रहा है एक्सटर्नल वो जीरो हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसके बेसिस पे हमको मिल जाएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, कोई एक रोटेटिंग डिस्क बता देगा, ओके, और उसकी जैसे अभी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और उसकी स्पीड ओमेगा 1 है, फिर बोलेगा कि भाई उसकी स्पीड जो है ओमेगा 2 हो गई, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो मतलब ऐसे पूछेगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा, अब उसकी जो है स्पीड पूछेगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना ये I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, इसको यूज करके क्वेश्चन जो है बनते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है टॉर्क, ओके सो टॉर्क का फॉर्मूला, सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ओके ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा अगर किसी को याद नहीं है तो ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे आई ओमेगा हो रहा है और टॉर्क क्या है आई अल्फा, ये अच्छे से आपको याद रखना। अब देखिए इसके बाद जो है ना रोटेशन के बाद इसका जो लास्ट पार्ट है, ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वो है रोलिंग मोशन, ओके आखिर में क्या है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अगर एक बॉडी रोल कर रही है, ओके एक बॉडी अगर रोल कर रही है तो यहां पे लगा दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ओके डूइंग ऑफ ए बॉडी इन रोलिंग मोशन। तो यहां पे आप के ई रोलिंग ये आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रोलिंग मोशन में दोनों चीजें हो रही, देखो सिलेंडर को आप रोल करो तो रोटेशन मोशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, जैसे व्हील होता है किसी भी गाड़ी का, साइकिल का, ओके मोटरसाइकिल का या कार का व्हील आप देखो, तो व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्या होता है वो रोल कर रहा है एक्चुअली, तो रोटेशनल मोशन भी करता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी, आगे भी बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है ना दोनों आएगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल।
तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपको ध्यान देना है रोलिंग मोशन के हिसाब से, तो ये दोनों मिलके फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज पूछता है, ओके, अब इसके साथ में कि हमको जो है ना ये रेडियस ऑफ गायरेशन, ये साथ में यूज एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर रोलिंग मोशन पे जाएंगे। हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही जो है, यहाँ जाने से पहले एक पॉइंट हमने ओके थोड़ा मिस कर लिया, समझ लें यहाँ पे कि ये है रेडियस ऑफ गायरेशन, क्योंकि यहाँ यूज होगा, वहां मिस करे भी तो आपको यहाँ पे बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें यूज होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन इसको के से डिनोट किया जाता है। ओके, इसको के से डिनोट किया जाता है। तो अब देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, या यहां से के लिखे तो ये हो जाता अंडर रूट आई बाई एम। क्या हो जाता है ये आई बाई एम हो जाता। तो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन? देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे समझ लिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और हमने ये एक्सिस ले लिया, इसके अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है ये वाले एक्सिस पे। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हम एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें, तो पॉइंट मास में हम कन्वर्ट करके उसको ऐसी जगह पे रखें, ओके, इस एक्सिस से उतने डिस्टेंस पे रखे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आए। सपोज यहां पे रख दिया, सो दिस डिस्टेंस इज के, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी सेम। हाँ, इतने डिस्टेंस पे रखे हम इस एक्सिस से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, सो दैट इज वी आर हैविंग रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब देखिए जो रोलिंग मोशन है, ओके, रोलिंग मोशन के लिए हम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना जो रोलिंग मोशन है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये ओमेगा स्क्वायर को हम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, ठीक है ना, वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको यूज करके अगर हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, इसके साथ में अब यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ओके, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है ये फॉर्मूला भी आपको यूज हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले आप याद रखो, ये तो बेसिक से लिखा और ये हम रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखा है। तो अब यहां से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, ओके, कि भाई ये जो है ना रोलिंग मोशन जो कर रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक हमने इंक्लाइन प्लेन से अगर हमने ओके छोड़ा, तो उसकी जो जब वो ग्राउंड पे रीच करेगा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी। तो चलिए ये भी देख लेते हैं, पहले आप ये कॉपी कर लो, ठीक है। चलो अब इसके कंटिन्यूएशन में बता रहा हूं मैं, इसको रब कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन ले लो, ओके, जस्ट हम जो है वाइंड अप करने में ही, ओके, लास्ट ओके पॉइंट्स चल रहे हैं, समझे। यहां पर ऐसे आप इंक्लाइन प्लेन ले लो और हमने यहाँ पे ये रोल होने वाला एक ऑब्जेक्ट, आप चाहे सिलेंडर ले ले, रिंग ले ले, आप चाहे तो यहाँ पे स्फीयर ले ले, जो भी है। तो ये जो है सॉरी, ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी। सो हमें पता है, ये सपोज ये हाइट h है, तो v इज इक्वल टू, अगर वो सिंपली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो हमें पता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gh, इतना फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे स्मॉल चेंज हो जाता है जब रोलिंग मोशन भी कर रहा है, ये 2gh डिवाइड बाय ये जो फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ही यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज वी आर हैविंग द वेलोसिटी। तो आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई किसकी वेलोसिटी यहाँ पहुंचने पे ज्यादा होगी, रिंग की, ओके, इसी तरह से डिस्क की, स्फीयर की, स्फीयर में हॉलो, और जो है आपको जो है सॉलिड, ऐसे एग्जांपल देके पूछ सकता है। अब देखिए इसके बाद जो है इसी में एक और चीज पूछ सकता है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए ये जो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू हमें पता है g साइन थीटा। अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी है तो, अगर ट्रांसलेटरी मोशन है तो ओनली ट्रांसलेटरी, इफ ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये आपको पता है इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है कि भाई a इज इक्वल टू g साइन थीटा। लेकिन ये रोलिंग के लिए लिख रहे हैं हम, किसके लिए लिख रहे हैं, ये रोलिंग के लिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो बेसिकली यही रहेगा कि g साइन थीटा, और इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो इस तरह से आप जो है ना ये एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ओके, और ये आप जो है ना
स्पीड भी बता सकते हैं। तो आपको जो है ना यहाँ पे कौन फास्ट पहुंचेगा, फास्ट मतलब स्पीड किसकी ज्यादा होगी, या टाइम पूछ लेगा कि भाई किसको टाइम कम से कम लगेगा। तो वहां पे आपको चारों का एग्जाम्पल देके पूछता है कि भाई टाइम ऑफ रिंग, टाइम ऑफ डिस्क, ओके, टाइम ऑफ स्फीयर, तो हॉलो, या ऐसे दे के पूछेगा कि भाई किसकी मतलब इसको बताओ, रिलेट करो कौन कम या ज्यादा रहेगा। स्पीड भी पूछ सकता है या टाइम देकर भी पूछ सकता है। तो ये जो है हमने ये सारे पॉइंट्स जो है हमने जो रोटेशनल डायनामिक्स में जो है पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं सीईटी में, ओके, वो सारा हमने जो है ना एक रिवाइज कर लिया। ओके, सो ये जो है हमारा माइंड मैप सीरीज का जो है फर्स्ट लेक्चर था। ओके, दिस इज वी आर हैविंग लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमने अभी सिंपली ये जो थ्योरेटिकली ओके सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट को डिस्कस किया। ओके, होपफुली हम जो है बहुत जल्द जो है न्यूमेरिकल की भी एक सीरीज जो है इससे रिलेटेड लेंगे। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अगर कुछ डाउट रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और जैसे भी ये जो टाइम है आज फर्स्ट हमारा जो जैसे लेक्चर है इस सीरीज का, तो हमने थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा दिया है, अदरवाइज हम जो है ये वैसे तो चैप्टर भी बड़ा है। ओके, सो एनीवे विल ट्राई टू वाइंड अप इन हाफ एन आवर। ओके, 30 मिनट्स हमारा टारगेट रहेगा मोस्टली। अगर कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसको थोड़ा सा टाइम बढ़ के लग सकता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।